नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। पिछले लेसन में हमने आकारिकी और अंतर संबंधों पर आधारित वर्गीकरण पद्धतियों का जिक्र किया था, जिसमें डी जसुबंधु और डी कंडोले परिवार का योगदान हमने देखा था। पूर्व डार्विनियन वर्गीकरण पद्धतियों के तहत पीरियड थर्ड के अंतर्गत अंतिम जो वर्गीकरण पद्धति मिलती है बेंथम हुकर का वर्गीकरण, उसका आज हम अध्ययन करेंगे। बेंथम हुकर का वर्गीकरण कई मायनों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर इंग्लिश बॉटनिस्ट थे और इनके द्वारा जो वर्गीकरण पद्धति विकसित की गई वह डी कैंडोले द्वारा दी गई पद्धति का विस्तृत रूप थी। इन्होंने अपना कार्य जेनेरा प्लांटेरम में प्रकाशित कराया, जो कई भागों में प्रिंट हुआ। पहला 1862 में एवं अंतिम अप्रैल 1883 में, अर्थात बेंथम की मृत्यु के कुछ समय पूर्व। बेंथम एक सेल्फ ट्रेंड ब्रिटिश बॉटनिस्ट था। हुकर रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड में डायरेक्टर था। दोनों ने बीजीय पादपों अर्थात फ्लावरिंग प्लांट्स का वंश एवं जेनरा का अध्ययन करके जेनेरा प्लांटेरम का निर्माण किया, जो 3 वॉल्यूम में प्रकाशित है। बेंथम हुकर वर्गीकरण की विशेषता ये है कि ये व्यापक है, उच्च कोटि का है एवं बृहद है। इसमें जिस प्रकार का कार्य मिलता है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि इसकी जो विशेषताएं हैं उसी के कारण आज भी इस समय, जबकि फाइलोजेनेटिक वर्गीकरण हमारे यूज़ में आ रहा है, ये इंग्लैंड और इंडिया के जो हर्बेरियम विकसित किए गए हैं, व्यवस्थित किए गए हैं, उनमें आज भी बेंथम हुकर वर्गीकरण सिस्टम को हम यूज करते हैं। ये विशेष बात इन वैज्ञानिकों की थी कि इन्होंने जो जेनरिक डिस्क्रिप्शन प्रस्तुत किया वह उनके स्वयं के ऑब्जर्वेशन के आधार पर थे। पूर्व में उपलब्ध जो लिटरेचर था उसकी कॉपी इन्होंने नहीं की। जहाँ पर बड़े वंश थे उन्होंने उसको सेक्शन और सब सेक्शन में बांटा। जो वंश और जाति का डिस्क्रिप्शन था वह अपने आप में कंप्लीट और एक्यूरेट था। पद्धति के अनुसार फेनोरोगेम्स को इन्होंने 3 भागों में बांटा: डाइकोटिलिडनी, जिम्नोस्पर्मी एंड मोनोकोटिलिडनी। कुल मिलाकर के एक विस्तृत, व्यापक और वृहद वर्गीकरण पद्धति इन्होंने विकसित की, जिसमें कुल 97,205 जातियों का विवरण प्रस्तुत किया, जो 7,569 जेनरा और 200 कुलों में विभक्त है। यदि हम टेबुलेशन के आधार पर इस बात को समझने की कोशिश करें तो हम देखते हैं कि डाइकोटिलिडन्स को 3 क्लासेस में बांटा इन्होंने: पॉलीपेटली, गेमोपेटली, मोनोक्लेमाइडी। ऑर्डर जो अभी फैमिलीज कहलाती है, ऑर्डर की संख्या देखें, पॉलीपेटली में 82, गेमोपेटली में 45, मोनोक्लेमाइडी में 36, जिम्नोस्पर्म में 3, मोनोकोटिलिडन्स में 34 फैमिलीज वर्णित की गई। कुल मिला के 200 फैमिलीज का यहाँ पर वर्णन मिलता है। अगर हम वंश की बात करें तो डाइकोटिलिडन्स के अंतर्गत पॉलीपेटली में 2,610 वंश, गेमोपेटली में 2,619, मोनोक्लेमाइडी में 801, जिम्नोस्पर्म में 44, मोनोकोटिलिडन्स में 1,495 वंश के साथ कुल 7,569 वंशों का ब्यौरा अपने वर्गीकरण में प्रस्तुत किया। जातियों की बात करें तो उस समय तक जितनी ज्ञात जातियां थीं उनको उन्होंने अपने वर्गीकरण में सम्मिलित किया। जैसे पॉलीपेटली में
31,874 जातियाँ, गेमोपेटली में 34,556 जातियाँ, मोनोक्लेमाइडी में 11,784 जातियाँ, जिम्नोस्पर्म की 415 जातियाँ एवं मोनोकोटिलेडन्स की 18,576 जातियों के साथ टोटल 97,205 जातियों का अध्ययन अपने इस वर्गीकरण के तहत इन्होंने प्रस्तुत किया। विद्यार्थियों, कोई भी वर्गीकरण अपने आप में कंप्लीट नहीं होता, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उसमें गुण और दोष उपस्थित रहते हैं। इसके कई कारण हैं जो कभी और लेसन में डिस्कस करेंगे। यदि हम बैंथम हुकर वर्गीकरण की मेरिट्स की तरफ देखें तो यहाँ पर ये देखते हैं कि ये प्राकृतिक वर्गीकरण था जिसको कुंजियों के साथ कीज के साथ व्यवस्थित किया गया था। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इजी और फ्रूटफुल वर्गीकरण था। यद्यपि ये फाइलोजेनेटिक वर्गीकरण नहीं था, इसलिए इसकी क्रिटिसाइज फाइलोजेनी के आधार पर नहीं की जानी चाहिए। ये पद्धति ऑर्डर रेनेल्स से आरंभ होती है और जीवित आवर्तबीजी पादपों में रेनेल्स आज भी प्रिमिटिव पोजीशन पर है। इसका तात्पर्य यह है कि अंतर संबंधों का ज्ञान बैंथम हुकर को था। मोनोकोट्स को डाइकोट्स के बाद में वर्णित करना ये इस सिस्टम की विशेषता है, क्योंकि ये सर्वमान्य सत्य है कि मोनोकोट्स का उत्पत्ति डाइकोट से हुई। यदि डीमेरिट्स की बात करें तो शॉर्ट में हम देखेंगे कि जिम्नोस्पर्म की जो पोजीशन है मोनोकोट्स और डाइकोट्स के बीच में ये तर्कसंगत नहीं है। मोनोक्लेमाइडी पूर्ण रूप से कृत्रिम वर्ग है। इसके कारण बहुत से नज़दीक के कुल दूर एवं बहुत से अनरिलेटेड कुल पास पास में व्यवस्थित हो गए हैं। ऑर्किडेसी जो सर्वमान्य रूप से एडवांस फैमिली है, उसको प्रिमिटिव पोजीशन पर व्यवस्थित करना तर्कसंगत नहीं है। मोनोकोट्स का अरेंजमेंट बहुत ही अननेचुरल और अनफाइलोजेनेटिक है। इस प्रकार हम शॉर्ट में देखते हैं कि डीमेरिट्स के साथ साथ इसकी जो विशेषताएं और गुण हैं वो इतने प्रभावी हैं, प्रैक्टिकल दृष्टिकोण से ये आज भी कई देशों में प्रयुक्त होती है और विशेष रूप से हमारे भारत के जो हर्बेरियम हैं वह इसी बैंथम हुकर वर्गीकरण के अनुसार ही व्यवस्थित किए गए हैं। विद्यार्थियों, 1859 में जैविक विकासवाद के सिद्धांत के आ जाने के बाद यहाँ पर पीरियड थर्ड तक आते आते नेचुरल वर्गीकरण का अध्याय समाप्त होता है। अब इसके पश्चात जो वर्गीकरण प्रतिपादित किए गए वे विकास की संकल्पना और जातिवादिता को लेकर के निर्मित किए गए। इसलिए पोस्ट डार्विनियन वर्गीकरण पद्धतियों के तहत अर्थात चतुर्थ काल के वर्गीकरण सभी फाइलोजेनेटिक वर्गीकरण माने जाते हैं। और अगले यूट्यूब लेसन में हम फाइलोजेनेटिक वर्गीकरण के ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।